गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे अगस्त मंथ का करंट अफेयर जो राष्ट्रीय संस्करण है। हम लोग सितंबर पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर है जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय एक और उसकी एक संस्था है जिसका उसकी तो कई सारी संस्थाएं हैं और उसमें से एक जो संस्था है जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट पेश की है। ठीक है, जो लघु सिंचाई होती है ना, जैसे छोटे छोटे सिंचाई के जो साधन हैं उस पर क्या की है, छठी गणना रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 22 मिलियन यानी 21.93 मिलियन के करीब जल जो है वो भूजल है। भूजल यानी जो भूमि के अंदर जल मौजूद है। ठीक है, और इस लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 1.21 मिलियन जल जो है वो सतही जल है। अब हम इतने छोटे छोटे डेसिमल्स को याद तो कर नहीं सकते, तो ऐसे सोचिए कि कुल 22 मिलियन जल जो क्या है भूमि के अंदर है, 22 मिलियन, और उसमें 1 मिलियन और जोड़िए तो 23 मिलियन जल की बात यहाँ हो रही है। तो 22 मिलियन जल क्या है, भूजल है, और लगभग 1 मिलियन जल क्या है, सतह पर है। ठीक है, जिससे लघु सिंचाई परियोजनाओं में ये इस्तेमाल होती है। और ये कौन सी रिपोर्ट थी, ये छठी गणना रिपोर्ट थी। तो आपको याद रखना चाहिए, 22 मिलियन जो भूजल है और लगभग 1 मिलियन जो सतह पर है। ठीक है, ये कुल 94% है और ये कुल 5% है। चलिए आगे देखते हैं। पता है आप लोगों को कि किरण रिजिजू के बाद जो कानून मंत्री हैं भारत के, वो अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है कि किरण रिजिजू के मंत्रालय जो उनके पास था, वो कानून मंत्रालय, वो किसको दिया गया, तो अर्जुन राम मेघवाल को। ठीक है, देखिए अर्जुन राम मेघवाल ने, ठीक है, नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दो मेथड थे। एक था कौन, तो टेली लॉ, और दूसरा एक ऐप था जिसका नाम था न्याय बंधु ऐप। इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। किसको, टेली लॉ को और न्याय बंधु ऐप को। और क्या नाम रख दिया गया, टेली लॉ 2.0। ठीक है, अब इससे क्या होगा, कोई भी आम नागरिक सिर्फ एक बार पंजीकरण करके, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो वैसे एक बार रजिस्ट्रेशन करके टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वार के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। यानी सिर्फ टेली लॉ 2.0 डाउनलोड करने से, ठीक है, आप एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे टेली लॉ 2.0 पर, और आपको टेली लॉ एवं न्याय संबंधी जितने भी तरीके हैं, जैसे सलाह, कानूनी सहायता, वो सब प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हमने दोनों देख लिया। अब आगे आते हैं। देखिए, एक और रिपोर्ट पेश हुई है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में 359 प्रजातियों में हुए परिवर्तन के मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई। ये इस रिपोर्ट में कहा गया कि कुल 359 प्रजातियों में परिवर्तन देखे गए। ठीक है, प्रजातियों में परिवर्तन देखे गए, और उनमें 40% प्रजातियों में क्या है, पॉपुलेशन में क्या हुआ है, गिरावट दर्ज हुआ है। ठीक है, भारत में जब 30 वर्षों का आंकड़ा निकाला गया तो 338 प्रजातियों में, ये सारी प्रजातियां पक्षियों की हैं। ठीक है, 7 वर्ष की जब हम बात कर रहे थे, पिछले 7 वर्ष, तो 359 प्रजातियों में 40% की गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, और पिछले 30 वर्षों में 338 प्रजातियों के पक्षियों में 60% प्रजातियों की तादाद में गिरावट देखी गई है। 7 वर्ष में
40% और पिछले 30 वर्ष में 60%। ठीक है, देखिए आगे आते हैं। पुणे स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुणे के खड़गवासला में, वहाँ जो एनडीए पास आउट होकर जाते हैं उनकी वहाँ ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसका नाम है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। ठीक है, ऐसे तो खड़गवासला में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन एक अलग संस्थान वहाँ है जिसका नाम है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। ठीक है, हाल ही में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। कितना मेगावाट? 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र। अब मोटे शब्दों में कहूँ तो ये भारत का पहला गैरिसन है। ठीक है, गैरिसन किसको कहा जाता है? गैरिसन कहा जाता है ऐसे क्षेत्र को जो डायरेक्ट मिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। तो भारत का ये पहला मिलिट्री क्षेत्र है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा क्षेत्र पर काम करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? पुणे का कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। आगे आते हैं हम लोग। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर, ठीक है, प्राइमा ET11 लॉन्च किया है। देखिए प्राइमा ET11 क्या है? प्राइमा ET11 क्या है? प्राइमा ET11 छोटे शब्दों में कहें तो एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा ये ट्रैक्टर? ये ट्रैक्टर चलेगा बैटरी से, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्राइमा ET11। ठीक है, और इसको विकसित किसने किया है? तो CSIR दुर्गापुर, सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। और इसने ई ट्रैक्टर विकसित किया है। ई ट्रैक्टर आप ध्यान से दे सकते हैं, पहला ई ट्रैक्टर विकसित किया है दुर्गापुर ने, CSIR, इसका नाम क्या है? प्राइमा ET11। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट्स पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट लॉन्च किया। देखिए पहला तो है किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने क्या लॉन्च किया है? तो पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जितने भी व्यक्ति हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनका डेटा जो है वो डिजिटली स्टोर करना है। जैसे उनके भूत में यानी उनके पास्ट में जितने भी बीमारियां हैं या फिर जितने भी एलिमेंट से वो ग्रसित है, उनका एक डेटा तैयार होगा। और उस डेटा के तहत जो भी डॉक्टर के पास वो जाएंगे, वो डॉक्टर सीधे उनके पास्ट के जितने भी एलिमेंट्स या फिर जितने भी जांच या फिर जितने भी उनके रोग से वो ग्रसित होंगे, उसको देखकर उसका निदान कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, के तहत पहला माइक्रोसाइट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो माइक्रोसाइट, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है मिजोरम में, यानी उत्तर पूर्वी भारत से ही ये माइक्रोसाइट शुरू होता है। आगे देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। जब भी हम लोग स्वच्छता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही क्षेत्र हमारे दिमाग में आता है, चाहे वो स्वच्छ वायु हो या फिर स्वच्छ प्रदेश हो। कौन सा क्षेत्र नज़र आता है? तो इंदौर। ठीक है, और 10 लाख पूछेगा, 10 लाख की आबादी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे टॉप पे कौन रहा? तो इंदौर। 15 अगस्त 2023 को भारत ने 77वां स्वतंत्र दिवस मनाया। ठीक है, इसमें इस बार थीम में रखी गई, कौन सी थीम था? राष्ट्र प्रथम, यानी हमारा देश सबसे पहले और हमेशा पहले, यानी राष्ट्र प्रथम
सदैव प्रथम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में बांझपन शिविर के, देखिए ध्यान से देखिए, गुजरात में बांझपन शिविर के साथ अ हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया। किसका अनावरण किया? अ हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया। कहाँ पे किया? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में किया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, देखिए देखिए 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। अब क्या किया केरल ने? एक प्रस्ताव पारित किया 9 अगस्त को। इस प्रस्ताव में क्या था? राज्य का नाम केरल से बदलकर क्या कर दिया जाएगा? केरलम। अब केरल का नया नाम क्या हो जाएगा? केरलम। ठीक है, अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, ने एक केंद्रीकृत पोर्टल उद्गम को लॉन्च किया। देखिए होता ऐसा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कई सारे खाते होते हैं और कई सारे खातों में कई जमा राशियाँ होती हैं जो उनको पता नहीं होती। ठीक है, तो इससे बचने के लिए सरकार आरबीआई ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है उद्गम। अब कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपने किसी भी बैंक में किसी भी खाते में कोई भी जमा राशि है तो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, लावारिस जमा सूचना तक पहुंच का प्रवेश लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न बैंकों में उनकी लावारिस जमा या खातों को खोजने में मदद करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्गम किसका है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए अब आगे आते हैं, ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, राष्ट्रमंडल क्या है? तो राष्ट्रमंडल में जितने देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं उनके संसदीय संघ, ठीक है, के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन कहाँ हुआ? राष्ट्रमंडल में जितने भी देश हैं, कौन से देश हैं जो कभी ब्रिटेन के अंतर्गत आते थे, और ऑब्वियसली जब ब्रिटेन में संसद है तो बाकी देशों में भी संसद होगा। तो ऐसे देशों के जो संसदीय परंपरा है उसका एक मिला जुला, या फिर कह सकते हैं कि उनका एक संगठन जो हर साल किसी न किसी व्यवस्था को लेकर चर्चा करता है। तो इस बार चर्चा कहाँ हुआ है? तो उदयपुर में। जब भी आपसे पूछे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो उदयपुर में। और किसने किया? तो आपको सोचना नहीं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि संसद की जब भी बात होगी तो संसद में प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो वहाँ का लोकसभा स्पीकर। देखिए हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको हम लोग PPP मॉडल कहते हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक कौन हो गई? गवर्नमेंट। प्राइवेट कौन हो गया? आम किसी एक व्यक्ति की बात हो, और पार्टनरशिप यानी दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो। ठीक है, तो PPP मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी संचालन को बढ़ावा देने के लिए PM ई बस सेवा, देखिए इसका नाम याद रखिएगा, PM ई बस सेवा का मंजूरी दी है। अच्छा, ये है क्या चीज़? तो प्रधानमंत्री ने प्राइवेट प्लेयर्स यानी सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर, जब भी प्राइवेट कंपनी जिनके साथ मिलकर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएंगी। ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण लगभग 100 शहरों में। और इस योजना को नाम क्या दिया गया है?
तो पीएम ई बस सेवा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पीएम ई बस सेवा में कितनी बसें आएंगी? दूसरा, 10,000 बसों को उतारा गया है किस नाम से? तो पीएम ई बस सेवा। देखिए आगे आता है, देखिए गोवा मुक्ति इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, गोवा मुफ्त आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। ठीक है, आईवीएफ सुविधा के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज बॉम्बलिन की सहायता से तकनीक एआरटी और अंतर्गर्भाशय गर्भाधान के साथ इस सुविधा को शुभारंभ किया। जिन माँओं को गर्भधारण करने में समस्या होती है, ठीक है, तो उनके लिए गोवा जो है वो पहला राज्य बन गया है कि उनका इलाज आईवीएफ से होगा, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो कि काफ़ी खर्चीला है और इसको राज्य सरकार मुफ्त मुहैया कराएगी। अगला है देखिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। देखिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप कौन जारी करेगा? ऑब्वियसली फ्लड जो पानी से जुड़ा है, तो यानी कि जल आयोग, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग। और इसमें क्या होगा, एक ये मोबाइल है फ्लड वॉच, इसके तहत 7 दिनों तक वास्तविक समय में बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान किया जाएगा फ्लड वॉच मोबाइल ऐप से। ठीक है, ये आसान है। पूछा है किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय जल आयोग। आगे देखते हैं, तमिलनाडु सरकार और रेसिंग्स प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया है। इस पर रात्रि दौड़ भी आयोजित की जाएगी। ठीक है, और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ की मेज़बानी करेगा। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ दौड़ के लिए दिन का समय अनुकूल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि रात्रि में उसकी व्यवस्था नहीं होती। मगर चेन्नई ने, ठीक है, तमिलनाडु का शहर चेन्नई ने ये ऐसा कर दिखाया है और उसने एशिया की सबसे पहले नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया, जिसके तहत अब रात में भी दौड़ प्रतियोगिता की जा सकती है। आगे देखते हैं, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर स्थित दन्ना गांव में भगत ब्रिज का उद्घाटन किया। देखिए दन्ना गांव कहाँ है? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर है लगभग, यानी कि भारत की तरफ से आखिरी गांव। ठीक है, और इस दन्ना गांव में एक ब्रिज है जिसका निर्माण किया गया वहाँ के मेजर आर्मी के एक मेजर जो कभी आर्मी के लिए बहुत बेहतरीन ऑफिसर हुआ करते थे, उनके नाम पर। और उनका नाम क्या है? तो मेजर भगत सिंह। और ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में ये ब्रिज है। ठीक है, आगे मिस वर्ल्ड 2023 8 दिसंबर 2023 को भारत के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों को पता है 71वां संस्करण हो रहा है भारत में मिस वर्ल्ड। देखिए मिस वर्ल्ड का 71वां संस्करण कहाँ हो रहा है? तो भारत में होगा। ठीक है, कब होगा? तो 8 दिसंबर को होगा। और कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इस बार भारत में कहाँ होगा? तो श्रीनगर में होगा 8 दिसंबर को। देखिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए कि मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये किसने किया है? गिरिराज सिंह ने। आगे आते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अखिलेश कुमार वर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बस इतना याद रखिए, ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो केरला में। ठीक है, केरला में हुआ है। अब आते हैं, देखिए
एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए, याद रखिएगा कक्षा कहाँ से, 3 से 12वीं तक के लिए, ठीक है, पाठ्यक्रम और पुस्तकों यानी क्या पढ़ाई होगी 3 से 12वीं तक के लिए, अंतिम रूप देने के लिए NIEPA के चांसलर महेंद्र चंद पंत की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है किताबें तय करती हैं, ठीक है, कि क्या पाठ्यक्रम या क्या सिलेबस होगा, और जो क्वेश्चन भी गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट जहाँ पूछे थे वो टेक्स्ट बुक यानी कि एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक इन पाठ्यक्रमों को तय करने के लिए एक कमेटी गठित हुई, और उस कमेटी में कितने सदस्य हैं, 19 सदस्य, ठीक है। और इस कमेटी के हेड किसको बनाया गया है, तो महेंद्र चंद पंत को, महेंद्र चंद्र पंत को, इसको बनाया गया है महेंद्र चंद्र पंत को। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें कुछ नामी गिरामी हस्तियों को भी बुलाया गया है, जैसे इन्फोसिस के हेड कौन है, ठीक है, सॉरी इन्फोसिस के मतलब फाउंडेशन की चेयरपर्सन कौन है, तो वह सुधा मूर्ति, ठीक है। मशहूर गायक शंकर महादेवन और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय को रखा गया है। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, चांसलर महेंद्र चंद्र पंत और 19 सदस्य, ठीक है। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17-18 अगस्त को गुजरात गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस तरह का यह पहला शिखर सम्मेलन है। चलिए ध्यान से समझते हैं क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत का मानना है कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा जो है वो आज की चिकित्सा के, हम ये नहीं कह सकते बेहतर है, हाँ ये कह सकते हैं कि कदम से कदम मिलाती है हमारी पारंपरिक चिकित्सा। ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं, कोरोना काल में भी बहुत ऐसी घरेलू नुस्खे थे जिसने कोरोना के खिलाफ एक हथियार के रूप में सरकार ने इस्तेमाल किया, जैसे तुलसी, अश्वगंधा, हरड़, ठीक है, गिलोय, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाई, और कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ ये अच्छा सिद्ध हुआ, ठीक है। इस चीज़ की गंभीरता को समझते हुए WHO ने, ठीक है, भारत के गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, इस पारंपरिक चिकित्सा के ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, एक शिखर सम्मेलन किया, ठीक है, और इसका नाम क्या रखा, पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये कहाँ हुआ है, तो गुजरात के गांधीनगर में। किसकी कौन किया, तो आयुष और WHO, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो अब एक कदम और आगे बढ़कर, क्योंकि हम लोग पता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है नवीकरणीय ऊर्जा पे ऑपरेट होती है, तो ये एक कदम और आगे बढ़कर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो इस्तेमाल करने देने के लिए, ठीक है, एक नए पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल किसकी पहल है, तो ये पहल है दिल्ली मेट्रो की। ये कार्बन को कम करने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो इस्तेमाल पर जोर देता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने संयुक्त रूप से 3 अगस्त 2023 को स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को देश के शिक्षण संस्थानों में दाखिले से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। देखिए, इसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल, ठीक है। देखिए, कोई अगर विदेशी छात्र है, कोई फॉरेनर छात्र है, ठीक है, अगर उसे इंडिया में पढ़ना है, ठीक है, तो ये उनके लिए मुश्किल होता है कि कैसे जाने कि भारत में कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। तो इस चीज़ को सरल बनाने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है, और जो विदेशी छात्र हैं, ठीक है, वो आसानी जान पाएंगे कि भारत में
कौन से विद्यालय में कितनी सीट खाली है जिससे वो यहाँ कर एडमिशन ले सके। और कहीं ना कहीं ये कारण है कि भारत में ऐसी सुविधा न होने के कारण विदेशी छात्र यहाँ आने में, विदेशी छात्रों के यहाँ आगमन जो है वो धीमा है। आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अपना नेशनल आइकन बनाया है। किसने बन, देखिए क्या है इसमें, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकन बनाया है। किसको? नेशनल आइकन किसको बनाया है? नेशनल आइकन बनाया है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, ध्यान से पढ़िए यहाँ पर। सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए नेशनल आइकन बनाया है। ये आप क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि यहाँ इलेक्शन कमीशन भी है और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्था और व्यक्ति हैं। देखिए G20 ऑर्केस्ट्रा, जिसमें G20 सदस्य देशों के आमंत्रित 101 संगीतकार और गायक ने भारत के वाराणसी शहर में सुर सुधा नामक अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मंत्रमुग्ध किया। देखिए विश्व से 101 संगीतकार और गायक G20 के देशों के से बुलाए गए थे, ठीक है। और ताज्जुब की बात है कि एकता को प्रदर्शित करता है कि सबने मिलकर एक ही ऑर्केस्ट्रा किया, माने कि एक ही प्रदर्शन किया और उसका नाम क्या था? सुर सुधा। इतनी सारी कंट्रीज़, सबके रीजनल लैंग्वेजेस अलग हैं, ठीक है, उसके बावजूद सबने मिलकर एक प्रदर्शनी की और उसका नाम क्या था? सुर वसुधा। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये भारत के वाराणसी में हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। गोवा ने पुरुषों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी की है। देखिए गोवा में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया चालू किया है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि रूबरू मिस्टर इंडिया किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये पुरुषों के लिए आपने मिस इंडिया सुना होगा, लेकिन मिस्टर इंडिया आप बहुत बाकायदा ही कभी सुने होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की है? गोवा ने किया है। देखिए आगे आते हैं, देश का पहला AI स्कूल समझते हैं क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके तहत आप मशीन लर्निंग करके किसी मशीन को बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए उससे उसकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तौर पर उससे काम करा सकते हैं। तो ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, एक स्कूल खोली जा रही है और स्कूल जो है उसका नाम क्या है? शांतिगिरी AI स्कूल, शांतिगिरी विधा। इस स्कूल का नाम है शांतिगिरी विधा भवन। और ये कहाँ पर है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। और इसकी शुरुआत किसने की? इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को तिरुवनंतपुरम में शांति विधा भवन के AI स्कूल का उद्घाटन किया। आपसे पूछे कि AI स्कूल कहाँ पर है? शांति विधागिरी स्कूल, शांतिगिरी विधा स्कूल कहाँ पे है? तो केरला के तिरुवनंतपुरम। आगे आते हैं हम लोग, महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने के लिए फैसला किया। देखिए आज अगर महाराष्ट्र कहीं आगे है तो वहाँ पर उद्योग की देन है, और इन उद्योगों को फैलाने का दिन किसका है? तो उद्योगपतियों का है। और सबसे बड़े उद्योगपतियों में कौन है? तो रतन टाटा है। इन्हीं लोगों को सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है। और उद्योग रत्न पहला पुरस्कार किसको दिया गया? तो रतन टाटा को दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मुंबई में हुई मिस दीवा प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने मिस दीवा यूनिवर्स 2023 जीता है। देखिए मुंबई में इस बार मिस दीवा हुआ, ठीक है, और मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो श्वेता शारदा ने जीता है। आगे आते हैं हम लोग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन PM मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। आप लोगों को पता है भारत मंडपम
में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और भारत मंडपम विश्व के सबसे बड़े ऑडिटोरियम हॉल्स में एक है और इसमें G20 शिखर सम्मेलन से पहले नई शिक्षा नीति 2020 पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया गया था भारत मंडपम में। तो आपसे पूछे कि भारतीय शिक्षा समागम अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, अब आगे आते हैं। शिक्षा मंत्री यहाँ धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत शिक्षा कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह नया नारा जन जन साक्षर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। देखिए पूछेगा आपसे उल्लास कार्यक्रम किस मंत्रालय संबंधित है? तो किसका संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, आपसे पूछे उद्गम का संबंध किससे है? तो इसके किससे है? तो RBI से है। ठीक है, उल्लास किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य में पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स स्थल बनाना है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 की शुरुआत की है। ठीक है, आपसे पूछे कि जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति कौन से राज्य ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। भारत नेपाल ने शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी 4 मुद्दों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये बस एक बार देख के आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ फैक्ट बनता नहीं है। देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपवर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो रोहिणी जो है वो दिल्ली के उच्च न्यायालय की जज रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने इनको 2017 में, ठीक है, 2017 में OBC, देखिए OBC में कई सारी जातियां हैं पर हर जाति पिछड़ी नहीं है। ठीक है, तो OBC का भी उपवर्ग बनाया जा रहा है जिसमें जो एकदम पिछड़े रह गए जब से आरक्षण है और जो इसका लाभ लेकर आगे बढ़ चुके हैं। तो इस उपवर्ग एक अलग से उसका उपवर्ग बनाने के लिए, ठीक है, एक समिति गठन हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जी रोहिणी। उन्होंने अपनी आखिर में उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। आगे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखी। देखिए अमृत भारत योजना, ठीक है, अमृत भारत योजना क्या है? तो 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखा गया। देखिए आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी एग्जाम में, कितने रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार करना है? 508। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। MSME देखिए ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी विश्व पर जितनी भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम यानी कि छोटे छोटे उद्योग हैं वो आपस में एक जगह मिलते हैं और वो अपना जो उद्देश्य है या फिर अपना एक्सपीरियंस जो है वो साझा करते हैं, जिससे एक दूसरे को फ़ायदा मिलता है। तो इसकी शुरुआत मतलब इसका कार्यक्रम कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। और इसका शुरुआत किसने की? तो मनोज सिन्हा ने। देखिए महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों में अब मुफ्त इलाज मिलेगा और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने ले लिया। महाराष्ट्र में कुल 2418 अस्पताल है, ठीक है, और सब में क्या होगा? मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बिहार राज्य में भी ये सुविधा ऐसी है, पर कहीं कहीं यहाँ पर कुछ ऐसे मिनिमल चार्जेस लिए जाते हैं, नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं जो कि गरीब व्यक्ति पर वो भी भार के समान है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसने अपनी सारी मेडिकल सुविधाएं मुफ्त कर रखी है। आ गया तो हम लोग संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने 7 अगस्त को भारत इंटरनेट
भारत इंटरनेट उत्सव मनाया। आपसे पूछे कि भारत इंटरनेट उत्सव किस तारीख को मनाया गया? जिस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इंटरनेट के द्वारा लाए गए परिवर्तन के बारे में विभिन्न सशक्त वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करना। यानी आपके जीवन में इंटरनेट ने कैसे परिवर्तन लाए उसको साझा करने के लिए 7 अगस्त को इंटरनेट उत्सव मनाया जाए। आगे आते हैं लोग। पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत प्रयागराज और नैमिषारण्य को विकास स्थलों की पहचान की। देखिए, पर्यटन मंत्रालय जो है वो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना को फिर से लॉन्च किया है। स्वदेश दर्शन पहले भी एक बार आ चुका है जो काफ़ी हिट रहा है, और स्वदेश दर्शन 2.0 ये उसका दूसरा वर्जन है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 2 जगहों को चुना गया है। कौन कौन? एक जो प्रयागराज है और दूसरा नैमिषारण्य है। तो इसको याद रखिएगा कि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कौन कौन है? तो प्रयागराज और नैमिषारण्य। आगे देखते हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदा संबंधी विवादों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना की शुरुआत की है, और ये केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने कहा भी था। देखिए, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि विवाद से विश्वास 2, ठीक है, किसकी योजना है? तो ये है वित्त मंत्रालय की। देखिए क्या है, विवाद जो टैक्स कलेक्शन है, देखिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट और लोग व्यापारियों के बीच में टैक्स कलेक्शन में विवाद होता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा तकनीक अपनाया जिससे विवाद को कम करके और व्यापारियों का सरकार पर विश्वास ज़्यादा हो। तो विवाद से विश्वास 2.0 किसने चलाया है? तो वित्त मंत्रालय। देखिए, CBSE ने 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। देखिए, अभी क्या है, छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं, जब 7वीं 8वीं कक्षा में जाते हैं, तो ये शिक्षा तब उन्हें दी जाती है, और जब तब तक उन्हें गलत शिक्षाओं में घेर लेती है। तो सरकार ने यह तय किया है कि पहली कक्षा से लेकर और 12वीं तक की सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं पर ओबेसिटी के शिकार हो जा रहे हैं, यानी मोटापे के शिकार हो जा रहे हैं। तो शारीरिक शिक्षा देकर उनको हेल्थ को भी सही रखा जाएगा, और स्वास्थ्य की शिक्षा देकर उन्हें कई बीमारियों से भी दूर रखा जाएगा। तो स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। CBSE स्कूलों में हर दिन स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर 1 पीरियड रखने का निर्देश दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है। आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो 1992 में आया था, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया गया है, और मिलाकर क्या बना दिया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। आगे देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 108 पंखुड़ियाँ यानी पेटल्स, एक फूल में छोटे छोटे जितने उसके पेटल्स होते हैं यानी पंखुड़ियाँ होती हैं, कमल के फूल की एक नई किस्म नमो 108 लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। पूछेगा आपसे नमो 108 क्या है? तो गेंदे के फूल की एक प्रजाति है, ठीक है। और इसको किसने इसको डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है लखनऊ में स्थित नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। पूछेगा नमो 108 क्या है? तो गेंदे की फूल की किस्म है। हाल ही में गैर लाभकारी इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी पल्स इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स के अनुसार भारत इंटरनेट लचीलेपन में दक्षिण एशिया में कौन सा स्थान है? तो 6ठा। भारत में इंटरनेट लचीलापन कौन सा स्थान है? 6ठा पूरे दक्षिण एशिया में, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 7 अगस्त को घोषणा की कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में
उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के 3 मुख्य न्यायाधीशों को एक महिला समिति नियुक्त होगी। देखिए, मणिपुर में अभी हाल ही में कई ऐसे मामले देखे गए जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था। तो उस अत्याचार की घटना को सही से देख रेख करने के लिए और उसकी सत्यता को जांचने के लिए गीता मित्तल की एक अध्यक्षता में उपचार स्पर्श, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भेजने वाला है। उपचार स्पर्श मतलब एक ऐसा जांच जिसके तहत उसकी सत्यता को खोजा जा सके। ठीक है, उपचार स्पर्श पूछेगा तो कहाँ पर है, तो मणिपुर, और उसकी हेड कौन है, तो गीता मित्तल। देखिए, 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्य देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट, ये सब याद रखिएगा, टुगेदर वी आर्ट, ठीक है, का कला प्रदर्शन कहाँ हुआ, तो आपके पटना शहर में। टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शन कहाँ पे हुआ, तो पटना शहर में। ठीक है, प्रदर्शनी में 2 महीने तक चलेगी और ये 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आगे देखते हैं, राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन में सुधार और प्रशासनिक कार्य में विकेंद्रीकरण करने के लिए 19 नए जिले बनाए हैं और 3 नए संभाग बनाए हैं। जैसे हमारे यहाँ अनुमंडल होता है वैसे इनके यहाँ संभाग होता है। ठीक है, तो कितने नए जिले बनाए हैं, 19। कितने नए संभाग बनाए हैं, तो 3 राजस्थान सरकार ने। आगे देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। देखिए, पूछेगा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो दिल्ली के प्रगति मैदान, और हर साल वहाँ पुस्तक मेला लगता है। इस बार पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने पुस्तकालयों को बंद अलमीरों से विरासत को लोग तक पहुँचाने के लिए 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया, संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, अमेजन इंडिया ने श्रीनगर की डल झील प्रदेश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया। ठीक है, देखिए, आई हैव स्पेस का मतलब क्या, मेरे पास जगह है। तो अमेजन की कई सारी क्लाउड कंप्यूटिंग भी चलती है। ठीक है, और कई सारे उसके वर्क है। ठीक है, अमेजन इंडिया ने इस चीज़ को कहाँ खोला है, सबसे पहला पानी पर तैरता हुआ, तो डल झील में। उसका नाम क्या रखा है, आई हैव स्पेस। आगे आते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल लॉन्च किया। आपसे पूछेगा अमृत वृक्ष पोर्टल और या वेब कौन सा राज्य सरकार का है, तो असम का है। आप सोच सकते हैं कि इसमें वृक्ष शब्द लगा है, यानी कि 17 सितंबर 2023 को करीबन 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्थ पौधे लगाना है। अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत क्या होगा, 1 करोड़ पौधे असम में लगाए जाएंगे। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अमृत वृक्ष आंदोलन है। आगे आते हैं, हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलेगा, आपसे पूछ सकता है। तो ये 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में चला है। इसका नाम क्या है, तो हर घर तिरंगा। इसका उद्देश्य क्या था, तो अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करना था। सबसे ज़्यादा इसमें डेट पूछे जाने का शंका है, कब से कब चला, तो 13 अगस्त से 15 अगस्त। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेट से वंचित या कमज़ोर सिग्नल वाले इलाकों में UPI लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। जैसे UPI हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर UPI लाइट यूज करें, ठीक है, तो ये छोटे साइज़ के भी होती है, और कम नेटवर्क फ्रीक्वेंसी पर भी अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है, 500, यानी एक बार में आप 500 तक भुगतान कर सकते हैं। आगे आते हैं, रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण के, यानी अगर आप मान लीजिए आप ड्रोन कंपनी खोल रहे हो और अपने ड्रोन का ना परीक्षण करना है, तो कहाँ परीक्षण करोगे,
कहीं तो है नहीं भारत में परीक्षण केंद्र। तो पहला परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है, तो तमिलनाडु में खोला गया है। ठीक है, यह श्री पेरम्बट्टूर के पास बल्लभ वडगल के NCERT औद्योगिक पार्क में 23 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। यानी अगर आप ड्रोन बनाते हो तो उसका परीक्षण कहाँ करने जाना होगा, तमिलनाडु। 11 अगस्त को दिल्ली के केंद्रीय मंत्री और सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाई, तो जगदीप धनखड़। ठीक है, हर घर तिरंगा बाइक रैली शुरू किया गया, जिसमें रैली किसकी थी, तो मंत्री और सांसदों। ठीक है, इसको हरी झंडी दिखाया जगदीप धनखड़। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जांच के निर्देश दिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ हवाना सिंड्रोम क्या है, तो ये ऐसी एक आवाज़ है जो किसी व्यक्ति को सुनाई देती है और जिससे, ठीक है, वो स्मृति हानि होता है, सिर दर्द होता है और संतुलन खो देता है। चूँकि ये वास्तविक ध्वनि नहीं होती है पर फिर भी उसके कान में बजते रहता है। ठीक है, इसी को कहा गया है हवाना सिंड्रोम, और इसकी जांच कराने का निर्देश किसने दिया है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट। हवाना सिंड्रोम से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, ये कई शिकायतें कई लोगों में आई है, इसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। देखिए, CBI अकादमी इंटरपोल गैलेक्सी अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बना। CBI क्या बन गया, इंटरपोल की अकादमी नेटवर्क की 10वां सदस्य बन गया। आगे आते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, ठीक है, उन्मेष। देखिए, साहित्य के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो उन्मेष। ठीक है, और जनजातीय अभिव्यक्ति यानी डांस फॉर्म्स, ठीक है, सिंगिंग फॉर्म्स, ठीक है, इन सब को उकेरने के लिए, यानी जनजातियों के इन सारे कल्चर को उभारने के लिए, ठीक है, दो शब्दों में इसको व्याख्या किया गया है। एक है कौन सा, तो उत्कर्ष, और दूसरा क्या है, उन्मेष। किसने लॉन्च किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहाँ लॉन्च किया है, तो भोपाल में। आगे देखते हैं। तेलंगाना के उद्योग और IT मंत्री KT रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया। ठीक है, तो तेलंगाना के उद्योग मंत्री हैं KT रामाराव। आपसे पूछेगा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया है। कृषि डेटा एक्सचेंज यानी कृषि संबंधित जितना भी डेटा होगा उसका एक्सचेंज कहाँ होगा, तो हैदराबाद। देखिए, रेलवे ने न्यू अमरावती स्टेशन भुसावल डिवीजन का पहला स्टेशन, मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन पिंक स्टेशन बन गया है। देखिए, भारत में मध्य रेलवे में तीसरा एक पिंक स्टेशन बनाया गया है, और पिंक स्टेशन किससे संबंधित है, तो महिलाओं से संबंधित है। यानी ऐसा स्टेशन जिसका पूरा ऑपरेशन कौन देखते हो, TT से लेकर स्टेशन मास्टर तक, और यहाँ तक कि गार्ड से लेकर आपको वॉचमैन तक सब महिलाएं देखती हैं। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेशन है। कौन सा स्टेशन का नाम है, तो न्यू अमरावती स्टेशन। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री NT रामाराव। देखिए, NT रामाराव दक्षिण भारत के बहुत प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, और उन्हीं के 100 वर्ष पूरे होने पर, उनके जन्मदिन के 100 वर्ष पूरा होने पर 100 रुपये का सिक्का किसने चलवाया है, तो द्रौपदी मुर्मू। किसके नाम से चलवाया है, तो NT रामाराव। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 अगस्त से G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई, दिल्ली में हुई। इसकी शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली स्क्रीन से हुई। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि पाथेर पंचाली किसकी रचना है, तो ये सत्यजीत रे के, भारतीय फिल्म सेना के जनक माने जाते हैं सत्यजीत रे।
और इन्हीं के द्वारा कृति है, इनकी कृति है पाथेर पंचाली। ठीक है, आगे आते हैं। वित्त मंत्रालय ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया। देखिए सबसे ज़्यादा, देखिए 3 प्रकार के कंपनियां होती हैं जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आती हैं। एक होती है मिनी रत्ना, एक होती है नवरत्ना और एक महारत्ना। और महारत्ना सबसे उच्च दर्जे की कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। अब इसमें भारत में अभी तक 12 ऐसे महारत्ना कंपनियां थी, और आज के डेट में 13वीं कंपनी कौन बन गई है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इससे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ये दर्जा प्राप्त हो चुका है। देखिए आगे देखते हैं। देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले सैनिकों की श्रद्धांजलि में 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान लॉन्च किया। इस अभियान में वीरों के बाद वीरों को याद करने के लिए देश भर में कार्यक्रम चलाया गया। तो पूछेगा मेरी माटी मेरा देश कब से शुरू हुआ, 9 अगस्त 2023। कब तक ख़त्म होगा, 30 अगस्त तक, यानी कुल 21 दिन चलेगा ये। ठीक है, और इसमें वीरों को याद किया जाएगा। तो याद रखिएगा मेरी माटी मेरा देश किसके लिए है, तो वीरों को याद किया जाएगा। आगे आते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति के हुए नुकसान को देखते हुए पूरी पहाड़ी राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। तो आपसे पूछेगा किस राज्य सरकार ने खुद को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है, तो किसने घोषित किया है, हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कई घर तबाह हो गए, कई क्षेत्र तबाह हो गए, इसके कारण सरकार ने ये फैसला लिया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, ठीक है, के नाविकों और मछली को डालने के लिए समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च करिए। कई बार ऐसा होता है कि समुद्र में मछली पकड़ने आते हैं और उस समय तूफान आ जाता है। ठीक है, तो इसका पूर्वानुमान होता नहीं लोगों को। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, एहतियातन इनको रोक देती है समुद्र में जाने से, जिससे इनको क्या होता है, जिससे इनकी जान माल की नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो पूछेगा आपसे कि इस चीज़ को बताने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ, तो समुद्र मोबाइल ऐप। ठीक है, और इसको जारी करता कौन है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। देखिए राजमार्ग यात्रा एवं भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, देखिए पूछेगा आपसे राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है, तो राजमार्ग से संबंधित वही होगा, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका उद्देश्य क्या है, तो आप अभी भारत में क्या है, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ठीक है, तो उसका बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनने के बाद लोगों से सुझाव मांगे गए कि इसमें क्या खामियां क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया गया है, राजमार्ग यात्रा, NHAI ने शुरू किया है। आगे देखते हैं। नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की। देखिए ब्रह्म कुमारी एक संस्था है जो कि नशा छुड़वाने का काम करती है। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके साथ मिलकर एक नए कार्यक्रम को चलाया झारखंड में, जिसका नाम है झारखंड नहीं, बंगाल में, जिसका नाम है मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल। आगे देखते हैं पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023। देखिए इसके तहत क्या है, पहले जानिए कि किसने लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी दोनों मिलकर इसको लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया है, तो पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति। देखिए ऐसे छात्र जो कि पिछड़े कम्युनिटी से आते हैं, जैसे OBC, EBC, गैर अधिसूचित, खाना बदोश, अर्ध घुमंतु, ये 9वीं से इन सभी छात्रों को
9वीं से 12वीं तक के पात्र 15,000 मेधावी छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करना ही इसका लक्ष्य है। किसका? तो पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति दी जाएगी किसको? तो जो पिछड़े जातियां हैं, जो पिछड़े जाति के सदस्य हैं, उनको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ऐसे कितने लोगों को दी जाएगी? तो 15,000 लोग। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हम लोगों का अगस्त यहाँ ख़त्म हो चुका है। अगले सेशन में हम लोग चलेंगे जुलाई में। आप कोशिश करिए कि इसको देखकर एक बार खुद से पढ़कर इसको कंठस्थ कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।